नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिहार वर्तक में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ईवीएस के अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन है जो कि सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा गया था। अप्रैल 2015 के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, उसी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और आपको थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत है क्योंकि जीके की तरह का सवाल है। ठीक है, इसलिए चलिए ठीक से हम लोग ध्यान से करते हैं। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, एक बात आप सुन लीजिए, खुशखबरी था आपके लिए, सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। मैं वीडियो बनाई भी थी इसके बारे में और अभी भी बता दे रही हूँ। सीटेट का अप्लाई शुरू हो चुका है। आप लोग अप्लाई कर सीटेट के एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हैं। ठीक है, आप लोग जल्दी जल्दी अप्लाई कर लीजिए। चलिए आइए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता? यानी कि ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ऊर्जा का स्रोत है जो कि पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन ए है नाभिकीय ऊर्जा, बी है सौर ऊर्जा और सी है कोयला और डी है पेट्रोलियम। आप लोग आंसर कीजिए कि इन चारों में से किनके द्वारा प्रदूषण नहीं फैलता है, ये बताना है आपको। आंसर कीजिए जल्दी जल्दी, सभी कोई आंसर कीजिए। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं। नाभिकीय ऊर्जा जो है, इससे प्रदूषण तो फैलता है, कोयला से भी फैलेगा, पेट्रोलियम से भी फैलेगा, लेकिन सौर ऊर्जा से प्रदूषण नहीं होगा पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा सौर ऊर्जा से। डेली आप सूर्य का जो प्रकाश देखते हैं, उससे आप ऊर्जा ग्रहण करते हैं, उससे पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होता है। ठीक है, आपका बेटर जो आंसर है ऑप्शन बी, जिन्होंने ऑप्शन बी किया उनका सही जा रहा है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो आंसर देखिए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आगन मंडल, ओजोन मंडल। आंसर कीजिए आप लोग, कौन सा आंसर राइट होगा? वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है 8 से 18 किलोमीटर की है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और क्षोभ मंडल में ही बारिश, ओला, गड़गड़ाहट, ये सब जो होता है क्षोभ मंडल के अंतर्गत ही आता है, उसी में होता है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा का कारण निम्न में से किसकी सांद्रता में वृद्धि है? आपका ऑप्शन है SO2 तथा NO2, ऑप्शन बी है CO तथा CO2, UN2 और डी है धूल तथा O3। बताइए कौन सा आंसर आपका होगा? अम्लीय वर्षा का कारण जो है वो है SO2 तथा NO2। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। रेड डाटा एक बुक का नाम है, उसमें क्या चीज़ के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, इसके बारे में बताना है। तो विलुप्त हो रहे जीव, सुभेद्य जीव, आपत्तिग्रस्त जीव या फिर ये सभी, बताइए। रेड डाटा बुक में जो है ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। ये सभी यानी विलुप्त हो रहे जीव के बारे में भी आपको वहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, सुभेद्य जीव के बारे में भी और आपत्तिग्रस्त जीव के बारे में भी। जी ठीक है, जिन्होंने ऑप्शन डी किया उनका सही जा रहा है। ओके, आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अत्यधिक चालन का परिणाम है प्रदूषण होगा या फिर मृदा अपरदन होगा? दो ऑप्शन में से ही आप आंसर कीजिए, कौन सा आंसर सही होगा? अत्यधिक चारण का कारण जो है वो है मृदा अपरदन। ठीक है, जिन्होंने ऑप्शन बी किया उनका सही जा रहा है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या इनमें से कोई नहीं? आप लोग आंसर कीजिए, कौन सा आंसर सही होगा?
जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जब आप बढ़ेंगे तब जैव विविधता में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, जैव विविधता जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, बढ़ती है। जिन्होंने ऑप्शन ए किया उनका सही जा रहा है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? ऑप्शन है आपका पहली और दूसरी कक्षा, तीसरी से पाँचवीं कक्षा, छठी से आठवीं कक्षा, 9वीं से 10वीं कक्षा। बताइए कौन सा आपका आंसर होगा। क्वेश्चन कह रहा है 2000 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2000 के अनुसार आपको बताना है कि पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया था। बताइए। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन की जो स्थान दिया गया था वो था तीसरी से पाँचवीं कक्षा तक। ठीक है, जिन्होंने ऑप्शन बी किया उनका सही जा रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती है? भूस्खलन की घटनाएं जो है अधिक मात्रा में भारत के किस क्षेत्र में होती है, ये बताइए आप। ऑप्शन ये है आपका उत्तर पूर्वी पहाड़, हिमालय, पश्चिमी घाट व नीलगिरी, या फिर उत्तरी भाग। बताइए कौन सा आंसर आपका राइट होगा। तो भारत के क्षेत्र जो है हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन की घटनाएं जो है बहुत ही अधिक मात्रा में होती है। इन बातों को जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये बताना है। सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। देखिए हल्दी पाउडर जो है मेटॉलिक येलो से संबंधित है, ये बात सही है। फ्रियोन जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से संबंधित है, ये भी आपका राइट है। ग्रीन हाउस गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित है, ये भी सही है। लेकिन कंटूर कृषि जो है वो भूमि अपरदन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन आपका डी हो गया गलत, सुमेलित नहीं वाला पूछ रहा था। जिन्होंने ऑप्शन डी किया उनका सही जा रहा है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सजीव में ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया में डैश ऊर्जा अवमुक्त होती है। कितनी मात्रा में जो है ऊर्जा अवमुक्त होती है ये बताना है आपको। देखिए ऑप्शन है आपका 573 किलो कैलोरी, 673 किलो कैलोरी। दो ऑप्शन में से आप कीजिए कौन सा आंसर होगा, इन्हीं दो में से कीजिए। आपको मालूम होगा तो आंसर फटाक से कर देंगे। तो देखिए सजीव में ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया जो होती है वो 673 किलो कैलोरी ऊर्जा अवमुक्त होती है। ठीक है, जिन्होंने ऑप्शन बी किया उनका सही जा रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाढ़ में समुद्भूत पौधे मर जाते हैं क्योंकि पौधे का कोशिका रस पतला हो जाता है, मूल में श्वसन रुक जाता है, पौधे का कोशिका रस सांद्र हो जाता है, या फिर पानी की अधिकता से पोषण तत्व पौधे से बाहर आ जाते हैं। बताइए कौन सा आपका आंसर सही होगा। बाढ़ में जो है समुद्भूत पौधे जो होते हैं वो मर जाते हैं। क्यों मरते हैं आपको ये आंसर करना है। तो पौधों में जो है कि श्वसन जो है वो रुक जाता है, सांस लेने में उसको कठिनाई होने लगती है, श्वसन नहीं हो पाती है, इसी कारण से पौधे मर जाते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन बी, जिन्होंने ऑप्शन बी किया उनका सही जा रहा है। आइए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन्हें ज़रा आप लोग कीजिए कौन सा आंसर होगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? बताइए। बाघ के लिए प्रसिद्ध है, भालू के लिए, या फिर एक सींग वाले गैंडे के लिए, या फिर हंगुल के लिए? बताइए कौन सा आपका आंसर सही होगा। काजीरंगा बाघ जो है वो एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये सब आपको थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत है।
माइंड में कीजिएगा तो हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता होगा पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? ह्यूमस का निर्माण में कौन सहायक है ये बताना है आपको। ऑप्शन देखिए, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या फिर ये सभी। ह्यूमस का निर्माण में कौन सहायक होता है ये बताना है, बताइए। तो जैसा कि पता है आप सभी को, नहीं पता है तो जान लीजिए, ह्यूमस के निर्माण में अपघटक जो है सहायक है। ठीक है, जिन्होंने ऑप्शन बी किया उनका सही जा रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डीडीटी है, डीडीटी क्या है ये बताना है। खरपतवार निवारक, जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक, अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक या फिर एंटीबायोटिक। बताइए डीडीटी क्या है? डीडीटी जो है वो अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है किसका? क्लोरीन का, ब्रोमीन का या फिर आयोडीन का या लोहा का? बताइए कौन सा आंसर आपका सही होगा। क्वेश्चन क्या था देख लीजिए, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है ये बताना था आपको। सागरीय खरपतवार जो है वो आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, सागर में नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए आप याद ऐसे रख सकते हैं आयोडीन। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है? ये बताना है आपको। मोनाल एक पक्षी का नाम है जो कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। ठीक है, राजकीय पक्षी है। उत्तराखंड के अलावा और किस राज्य का राजकीय पक्षी है ये बताना है आपको। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर मेघालय। चारों ऑप्शन में से एक आपका सही आंसर है। सही आंसर बता दीजिए कौन सा सही होगा। तो मोनाल जो है उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य के राज्य पक्षी है। ओके, आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका डेसिबल, सेकंड है डॉप्शन। यहाँ पे डॉप्शन होगा फ्रेंड्स, बहुत छूट गया है, कोई बात नहीं, आप लोग कर लीजिएगा डॉप्शन। ठीक है, डॉप्शन होगा। और ऑप्शन सी है पास्कल और ऑप्शन डी है वेबर। बताइए कौन सा आपका आंसर सही होगा। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, ओजोन परत की मोटाई मापने की जो इकाई है वो है डॉप्शन। ठीक है, यहाँ पे बल लगा लीजिएगा, सही हो जाएगा डॉप्शन। ओके, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, पढ़िए और आंसर कीजिए। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है। सामाजिक वानिकी का क्या उद्देश्य है ये बताना है। तो सामाजिक वानिकी का जो उद्देश्य है वो है पर्यावरणीय, सामाजिक व आमीन विकास में मदद के उद्देश्यों से वनों का प्रबंधन। सामाजिक वानिकी का यही उद्देश्य है। जिन्होंने ऑप्शन ए किया उनका सही जा रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, देखिए, चिपको आंदोलन का जनक गौड़ा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव से प्रारंभ किया गया? गौड़ा देवी के द्वारा किस गांव से प्रारंभ किया गया ये बताना है आपको। गौड़ा देवी के द्वारा जो आंदोलन प्रारंभ किया गया था वो रैनी गांव से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और चिपको आंदोलन जो है सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था।
ये बात तो आपको जानकारी होगा। और यहाँ पे एक न्यू जानकारी है, गौरा देवी के द्वारा जो हुआ था वो रैनी गांव से शुरुआत की थी। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है, बताइए। सिस्मोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, टोमीग्राफ या फिर पॉलीग्राफ। बताइए कौन सा आपका सही होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं भूकंप जो है सिस्मोग्राफ से संबंधित है, इसलिए जिन्होंने ऑप्शन ए किया उनका सही जा रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मानव पर्यावरण संबंध एक डैश संकल्पना है, ऋणात्मक, धनात्मक, संज्ञानात्मक या फिर ये सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो मानव जो है पर्यावरण संबंध का एक धनात्मक संकल्पना है। ओके, जिन्होंने ऑप्शन बी किया उनका सही जा रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कहीं सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि वे विस्तृत रूप से फैले होते हैं, ये मृदा से जुड़े होते हैं, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 की स्थिरीकृत करते हैं, उनमें बड़े होते हैं। बताइए कौन सा आंसर आपका सही होगा। यानी कि खाद्य श्रृंखला का प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं, क्यों होते हैं ये बताना है आपको। बताइए, आंसर कीजिए। आप लोग आंसर का वेट कर रही हूँ, आंसर कीजिए। आपका जो आंसर होगा वो होगा कि हरे पादप जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 की स्थिरीकृत करते हैं, इसलिए खाद्य श्रृंखला का प्रथम कड़ी जो है वो सदैव हरे पादप का होता है। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी कोई जानते होंगे। पृथ्वी की सतह पर कितनी प्रतिशत भाग पर जल है ये बताना है आपको। सभी कोई को पता है 71% भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, हाँ देखिए आप लोग, उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया है कि यमुना के जल की गुणवत्ता कम से कम ग्रेड C स्तर तक बनाए, जिससे उसे लोगों के पीने योग्य बनाकर उपलब्ध कराया जा सके। उक्त कथनानुसार ग्रेड C स्तर का क्या अर्थ है ये बताना है। ग्रेड C स्तर का अर्थ जो है वो है औसत दर्जे को प्रदूषित जल, यानी कि जो प्रदूषित जल है उसको पीने योग्य बनाकर उपलब्ध कराया जा सके, इसमें यही बात कहा गया है। ग्रेड C का यही मतलब हुआ कि जो प्रदूषित जल है उसको ठीक किया जाए। चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कूट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा आप लोग ध्यान से। आइए, निम्न में से रोग और उनके द्वारा प्रभावित अंगों के सम्मिलन का सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे रोग का नाम दिया गया है और यहाँ पे प्रभावित अंग, किस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है ये बताना है आपको। ठीक है, वो पीलिया यकृत को प्रभावित करता है। पीलिया किसको प्रभावित करता है? यकृत को। तो यहाँ पे सुमिलित कर दीजिए यकृत। और रेबीज जो है, रेबीज तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और एड्स किसको प्रभावित करता है? तो प्रतिरक्षी तंत्र को। एड्स किसको प्रभावित करता है? प्रतिरक्षी तंत्र को। ये सब आपको याद रखने वाला बात है। पीलिया
से यकृत प्रभावित होता है, रेबीज से तंत्रिका तंत्र, और एड्स से प्रतिरक्षी तंत्र, और फाइलेरिया से लिम्फ ग्रंथियाँ। फाइलेरिया से कौन सी ग्रंथि? लिम्फ ग्रंथि जो है प्रभावित होती है। ठीक है, तो देख लीजिए, ए का 3 होगा, बी का 4 होगा। ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। जिन्होंने ऑप्शन ए किया उनका सही जा रहा है। ठीक है, इन सभी का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने पर्यावरण को स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य क्या है? अपने पर्यावरण को आप जब स्वच्छ रखिएगा, शुद्ध रखिएगा, तो इस बात से क्या उद्देश्य है ये बताना है। ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक क्षेत्र का, भावनात्मक क्षेत्र का, मनोक्रियात्मक क्षेत्र का, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, बताइए कौन सा आंसर होगा आपका। तो जब आप अपने पर्यावरण और को स्वच्छता और शुद्धता रखते हैं तो उसका जो उद्देश्य है वो है भावनात्मक क्षेत्र का। जिन्होंने ऑप्शन बी किया उनका सही जा रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, जल संग्रहण के संबंध में वहाँ की क्षेत्रीय भाषानुसार कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा आपका आंसर होगा। ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए। राजस्थान खादीन, जल संग्रह के संबंध में बताना है। राजस्थान में जहाँ जल संग्रह होता है उसे खादीन कहते हैं, ये बात सही है। बिहार में जल संग्रह को आहर कहते हैं, ये भी सही है। और कर्नाटक में कांदी कहते हैं, ये गलत है। कर्नाटक में कांदी नहीं कहते हैं, तमिलनाडु में एरिस कहते हैं, ये बात सही है। ठीक है, तो सुमिलित नहीं है ये पूछ रहा था, तो आपका ऑप्शन सी हो गया। जिन्होंने ऑप्शन सी किया उनका सही जा रहा है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है स्मॉग यानी कि धुआं बनता है। धुंध क्यों बनता है? धुंध, स्मॉग, ये बताना है आपको। ऑप्शन है धुएं तथा कोहरे से, वाष्प के संघनन से, कोहरा तथा NO2 से, धुएं तथा CO2 से। बताइए कौन सा आंसर सही होगा। स्मॉग जो है, धुंध, ये जो बनता है धुएं तथा कोहरे से। ठीक है, जिन्होंने ऑप्शन ए किया उनका सही जा रहा है। आइए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट है, इसको भी सुमिलित करना है। कोट वाला क्वेश्चन है, सुमिलित कर लीजिए। यहाँ पे जीव का नाम दिया गया है और यहाँ पे संग्रहण का नाम। ठीक है, मछली का संग्रहण कैसे होता है ये बताना है। बताइए, मछली का संग्रहण जो होता है, मछली के संग्रहण को क्या कहते हैं? इक्वेरियम कहते हैं। इक्वेरियम कहते हैं मछली के संग्रह को, और केचुआ के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? टेरियम कहते हैं। इन सभी बातों को आप ध्यान दीजिएगा ताकि क्वेश्चन मिस ना हो। ठीक है, और तितली के संग्रह को क्या कहा जाता है? वाइवेरियम। वाइवेरियम कहा जाता है तितली के संग्रह को, और शाक संग्रहण को हर्बेरियम कहा जाता है। ठीक है, जिन्होंने ऑप्शन बी किया उनका सही जा रहा है। इसी प्रकार से हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते रहेंगे। आप लोग कनेक्ट होकर अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, और मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें। ये मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।